नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की विशेषता को टीजीटी, पीजीटी, जीडीसीएल, जीआईसी, एलटी ग्रेड, नेट, जीआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो यह कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, भारत के संविधान की विशेषता है। तो भारत के संविधान की विशेषता क्या है? कठोर है। ऑप्शन बी में है कि लचीला है। ऑप्शन सी में है कि अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, और ऑप्शन डी में है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, भारत के संविधान की जो विशेषता है वो है ऑप्शन सी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारतीय संविधान संशोधन की दृष्टि से अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, जो इसकी एक प्रमुख विशेषता है। संविधान के कुछ उपबंधों को संसद अपने साधारण बहुमत से संशोधित कर सकती है, जो उसे लचीला बनाते हैं। संविधान के कुछ उपबंधों में संशोधन के लिए संसद के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ उपबंध ऐसे भी हैं जिनमें संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है, जो उसे कठोर बनाते हैं। अतः भारतीय संविधान जो है वो कठोर और लचीला दोनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान है। भारत का संविधान है तो आपको बताना है कि भारत का संविधान कैसा है? सख्त है, लचीला है, बहुत सख्त है, या अंशतः सख्त और अंशतः लचीला है। तो अभी हमने पहले प्रश्न में देखा है कि भारत का संविधान जो है वो अंशतः सख्त और अंशतः लचीला है। ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लोक संप्रभुता भारतीय संविधान में है। लोक संप्रभुता भारतीय संविधान में है। ऑप्शन ए में दिया है कि सीमित और असीमित। ऑप्शन बी में दिया है कि परिभाषित और अपरिभाषित। ऑप्शन सी में दिया है विधिक और वास्तविक, और ऑप्शन डी में दिया है कि संपूर्ण और व्यापक। तो देखिए, इसमें आपको बताना है कि लोक संप्रभुता भारतीय संविधान में है तो यह संपूर्ण और व्यापक। ऑप्शन डी सही है इसमें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र घोषित किया गया है। भारतीय संविधान में संपूर्ण संप्रभुता का प्राधिकार भारत के लोगों में निहित है। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है और यह अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो इसमें जो सत्य नहीं है वह बताना है। ऑप्शन ए में दिया है कि इसमें न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन बी में दिया है कि राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है। और नेक्स्ट ऑप्शन है कि ऑप्शन सी में है कि संघ तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण है। और ऑप्शन डी में है कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है। तो देखिए, इसमें जो सही है वह है कि ऑप्शन बी सही है इसमें, कि राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, ये सही है। इसमें देखिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे कि शुद्ध संघीय व्यवस्था वाले देशों में प्रांतों को संघ के समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। जैसा कि अमेरिका में प्रत्येक राज्य को संघीय व्यवस्थापिका के उच्च सदन के लिए 2 सदस्य चुने जाते हैं, परंतु भारत में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व न देकर उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। तो इसमें जो सही कथन है वो है कि राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है कि संसदात्मक शासन। ऑप्शन बी में दिया है मौलिक अधिकार। ऑप्शन सी में दिया है दोहरी नागरिकता, और ऑप्शन डी में दिया है लिखित संविधान। तो बताइए, इसमें कौन सी विशेषता नहीं है? तो वो है दोहरी नागरिकता। ऑप्शन सी सही है इसमें। देखिए, दोहरी नागरिकता जो है वो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है।
और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अगर हम अन्य विशेषताओं के बारे में देखा जाए तो वो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान ही है ये, और यह लिखित संविधान है। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये सब विशेषताएं हैं। अन्य जिनमें है कि संसदीय शासन प्रणाली है, कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय भी है भारतीय संविधान में, स्वतंत्र न्यायपालिका है और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, और सार्वभौम वयस्क मताधिकार भी है, एकीकृत न्यायिक प्रणाली भी है। ये सब भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। लेकिन दोहरी नागरिकता जो है वो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, सही कथन चुनें। ऑप्शन ए में दिया है कि अवशेष शक्तियां भारत में राज्यों के पास और अमेरिका में केंद्र में निहित होती हैं। ऑप्शन बी में दिया है कि अमेरिका में 3 तरह की विधायी शक्तियां होती हैं, जबकि भारत में केवल एक प्रकार की शक्ति का निरूपण है। ऑप्शन सी में है कि भारत और अमेरिका दोनों में अवशेष शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। और ऑप्शन डी में दिया है कि अवशेष शक्तियां भारत में केंद्र के पास और अमेरिका में राज्यों के पास हैं। तो इसमें जो सही है वो बताना है। तो कौन सा सही है इसमें? तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन डी दिया है, अवशेष शक्तियां भारत में केंद्र के पास और अमेरिका में राज्यों के पास हैं, तो ये सही कथन है ऑप्शन डी। बाकी इसमें जो 3 ऑप्शन दिए हैं वो सही नहीं है। देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार संसद को प्राप्त है। संयुक्त राज्य अमेरिका में गणना और अवशेष के सिद्धांत पर शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसमें केंद्र की शक्तियों का उल्लेख कर अन्य शक्तियां राज्यों को प्रदान की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह दृष्टिकोण व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान समान तथा परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार एकात्मक तथा संघात्मक दोनों हैं? तो एकात्मक और संघात्मक दोनों हैं, यह किसने कहा था यह बताना है आपको। तो यह कहा था जेनिंग्स महोदय ने। ऑप्शन डी सही है। जेनिंग्स ने अपनी प्रसिद्ध रचना सम करेक्टरिस्टिक्स में कहा है कि ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनकी जो बुक है वो है सम करेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, में भारतीय संविधान को संघात्मक माना है, परंतु तीव्र केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को भी स्वीकार किया है। केसी वियर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है, और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने परिसंघात्मक संविधान कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रमुखी है क्योंकि ऑप्शन ए में दिया है कि संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है। ऑप्शन बी में है कि आपातकाल में केंद्र की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ऑप्शन सी है कि संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्गठन कर सकती है। और ऑप्शन डी में दिया है कि उपर्युक्त सभी। तो इसमें बताना है आपको कि कौन सा केंद्रमुखी संघीय व्यवस्था है जो केंद्रमुखी है, क्योंकि तो वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है। इसमें केंद्रमुखी का तात्पर्य संविधान के ऐसे प्रावधान जो राज्यों की अपेक्षा संघ को अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, क्योंकि भारत में केवल एक ही नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान भी है। अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत आपातकाल में संघ अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है, और संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ वर्णित है? तो भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ वर्णित है यह बताना है। प्रस्तावना में है, भाग 3 में है, या कहीं भी वर्णित नहीं है, या फिर अनुच्छेद 368 में वर्णित है। तो बताइए फेडरल शब्द कहाँ वर्णित है? तो हम देखें तो कहीं भी वर्णित नहीं है। ऑप्शन सी सही है। भारत के संविधान में कहीं पर भी फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है।
भारतीय संघ को स्पष्ट करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इस प्रकार भारतीय संविधान में संघ के लिए अंग्रेजी शब्द यूनियन का प्रयोग किया गया है, जो कि कनाडा के संघीय व्यवस्था से मेल खाता है। अमेरिका के संविधान में संघ के लिए फेडरल शब्द का प्रयोग हुआ है। तो भारत के संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, यह हुआ है अमेरिका के संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भारतीय संघ को पैरामाउंट फेडरेशन परम संघ किसने कहा? ऑप्शन ए में दिया है कि C.H. एलेक्जेंड्रोविच ने, ऑप्शन बी में दिया है कि M.P. शर्मा ने, ऑप्शन सी में दिया है के संथानम ने, और ऑप्शन डी में दिया है A.C. बनर्जी ने। तो भारतीय संघ को पैरामाउंट फेडरेशन या परम संघ किसने कहा है? तो यह कहा है के संथानम ने, ऑप्शन सी सही है। योजना आयोग की व्यापक शक्तियों के विस्तार को देखते हुए के संथानम ने भारतीय संघ को पैरामाउंट फेडरेशन की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला है शक्तियों का बंटवारा, दूसरा है शक्तियों का पृथक्करण, तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका, चौथा है प्रधानमंत्री का नेतृत्व और पांचवा है लिखित संविधान। तो इसमें बताना है कि संघीय प्रणाली की विशेषता कौन सी है। तो इसमें जो है वो है, देखिए, पहला है शक्तियों का बंटवारा, तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका और पांचवा है लिखित संविधान। तो 1-3-5 जिसमें भी मिल रहा है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है इस प्रश्न के उत्तर में। और शक्तियों का पृथक्करण और प्रधानमंत्री का नेतृत्व, ये जो है वो ये अध्यक्षात्मक और संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। और ये क्वेश्चन में पूछ रहा है संघीय शासन प्रणाली की विशेषता, तो ये संघीय शासन प्रणाली की विशेषता है शक्तियों का बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका और लिखित संविधान। देखिए, केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन स्वतंत्र न्यायपालिका के रूप में, सर्वोच्च एवं अधीनस्थ न्यायालय तथा एक व्यापक लिखित संविधान, शक्तियों के पृथक्करण तथा प्रधानमंत्री के नेतृत्व, ये जो है ये अध्यक्षात्मक संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक को अहस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जाता है? तो अहस्तक्षेप का सिद्धांत किसको कहा जाता है? समाजवाद को, श्रेणी समाजवाद को, व्यक्तिवाद को या श्रमिक संघवाद को? तो यह कहा जाता है ऑप्शन सी व्यक्तिवाद को। ऑप्शन सी सही है, व्यक्तिवाद को अहस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जाता है। व्यक्तिवादी विचारधारा व्यक्ति के जीवन में राज्य का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करती है, इसलिए इसे अहस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहते हैं। अहस्तक्षेप से तात्पर्य है कि व्यक्ति को उसके हाल पर छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो इसमें कौन सा संघीय विशेषता नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए में दिया है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन बी में दिया है संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन बी में दिया है संविधान की सर्वोच्चता और ऑप्शन सी में दिया है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, और ऑप्शन डी में दिया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो इसमें कौन सा विशेषता नहीं है वह बताना है। तो वो है ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। ये भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। आइए इसकी व्याख्या के जरिए हम जानेंगे इसको। तो देखिए, भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान के निम्न लक्षण पाए जाते हैं, और वो जो लक्षण हैं वो हैं कि संविधान की सर्वोच्चता और केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान की अपरिवर्तनशीलता और लिखित संविधान। परंतु इनके साथ ही इसमें एकात्मक संविधान भी पाए जाते हैं। तो एकात्मक संविधान की क्या विशेषताएं हैं? वो हैं एकल नागरिकता, राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकालीन प्रावधान और अखिल भारतीय सेवाएं। राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति जो है वो भारतीय संविधान के संघीय विशेषता नहीं बल्कि यह एकात्मक विशेषता मानी जाती है। और के.सी. वियर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है, अभी हमने पढ़ा था ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, तो भारत एक गणतंत्र है इसका क्या अर्थ है कि जनता संप्रभु है, संसदीय शासन व्यवस्था है, या राज्यों का संघ है, या वंशानुगत शासक नहीं है। तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि वंशानुगत शासक नहीं है। ऑप्शन डी सही है इसमें। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत राजा की परंपरा का अंत हो गया है और भारत का राज्याध्यक्ष निर्वाचित होता है। भारत का राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि अर्थात 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणराज्य है क्योंकि ऑप्शन ए में दिया है कि विधायिका कार्यपालिका से अधिक शक्तिशाली है। ऑप्शन बी में दिया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ऑप्शन सी में दिया है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। और ऑप्शन डी में दिया है कि भारत में राज्याध्यक्ष या राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो इसमें जो सही है वो बताना है कि भारत एक गणराज्य है क्योंकि, तो इसमें सही है ऑप्शन बी, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। सॉरी ये सही नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन डी सही है इसमें कि भारत में राज्याध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित होता है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ए में दिया है कि संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं, दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं। ऑप्शन डी में दिया है कि परिसंघ व्यवस्था की विशेषताएं। तो इसमें जो सही है वो बताना है आपको, तो वो है ऑप्शन सी, दोनों संघीय एवं एकात्मक विशेषताओं की विशेषताएं। ऑप्शन सी सही है इसमें। संविधान विशेषज्ञ डी बसु ने भारतीय संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक विशेषताओं से युक्त बताया है। सामान्यतः संघात्मक व्यवस्था प्रचलन में बनी रहती है, किंतु विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय हित के प्रश्न पर भारतीय संविधान एकात्मक रूप ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत है, एक तो संविधान के अनुसार भारत क्या है, संघीय राज्य है, एकात्मक राज्य है, राज्यों का संघ है, या अर्ध संघीय राज्य है। तो बताइए क्या है। तो संविधान के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है। ऑप्शन सी सही है इसमें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार इसके 2 कारण हैं। पहला यह कि राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, और दूसरा है कि राज्यों को संघ से विलग होने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह किसका कथन है। तो यह कथन किसका है, जवाहरलाल नेहरू का है, जेनिंग्स का है, केसी वियर का है, या एवी डायसी का है। तो यह कथन है जेनिंग्स का। जेनिंग्स का कथन है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, और जेनिंग्स ने यह कहा है भारतीय संविधान की विशालता उसका एक दुर्गुण है जो भ्रम तथा झगड़ों से उत्पन्न करता है। इसीलिए जेनिंग्स ने कहा है कि भारतीय संविधान जो है वो वकीलों का स्वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है, यह किसने कहा है। तो भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है, यह किसने कहा है, अंबेडकर ने, दुर्गादास बसु ने, केसी वियर ने, या जवाहरलाल नेहरू ने। तो यह केसी वियर ने कहा है। केसी वियर ने कहा है कि भारतीय संघ जो है वो अधिक से अधिक अर्ध संघ है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कठोर संविधान वह है। तो एक कठोर संविधान वह है, ऑप्शन ए में दिया है कि जिसे संशोधित न किया जा सके। ऑप्शन बी में दिया है कि जिसे आंशिक रूप से संशोधित किया जा सके। ऑप्शन सी में दिया है कि जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके। ऑप्शन डी में दिया है कि इनमें से कोई नहीं।
तो एक कठोर संविधान वह है जो ऑप्शन सी में दिया है कि जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके, इसलिए भारतीय संविधान जो है कठोर संविधान माना जाता है। इसके बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा कि संविधान को संशोधन की दृष्टि से कठोर और लचीला दो वर्गों में विभक्त किया जाता है। कठोर संविधान उसे कहते हैं जिसमें संशोधन की प्रक्रिया सामान्य विधि निर्माण की प्रक्रिया से अलग होती है। अमेरिका का संविधान एक कठोर संविधान का उदाहरण है, जबकि ब्रिटिश संविधान लचीला संविधान का उदाहरण है। ब्रिटिश संविधान में संशोधन की प्रक्रिया एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया दोनों एक ही है। भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों का समन्वय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान ने अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता प्रणाली और इंग्लैंड के संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के बीच आश्चर्यजनक रूप से एक मध्यम मार्ग खोज निकाला। यह कथन किसका है? तो यह कथन है एम.वी. पायली का, ऑप्शन बी में है दुर्गादास बसु का, ऑप्शन सी में दिया है कि सर आइवर जेनिंग्स का, या ऑप्शन डी में दिया है कि ग्रेनविले जे ऑस्टिन का। तो यह किसका कथन है यह बताना है। तो ये कथन जो है वो है दुर्गादास बसु का, ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान में ब्रिटिश और अमेरिकी पद्धति के बीच का मार्ग जो है वो अपनाया गया है और भारतीय संविधान निर्माता ब्रिटेन की संसद की प्रभुता के आदर्श से प्रभावित थे और उसे अपनाना चाहते थे, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका की संघात्मक व्यवस्था, लिखित एवं कठोर संविधान, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था को भी अपनाना चाहते थे। इसी कारण भारतीय संविधान में ब्रिटेन की संसद की सर्वोच्चता तथा अमेरिका के न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य का मार्ग अपनाया गया है। इसी संदर्भ में दुर्गादास बसु ने यह कहा है कि भारत के संविधान ने अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता प्रणाली और इंग्लैंड के संसदीय सर्वोच्चता के सिद्धांत के बीच आश्चर्यजनक रूप से एक मध्यम मार्ग खोज निकाला है। तो ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संसदात्मक सरकार में, तो एक संसदात्मक सरकार में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया है कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ऑप्शन बी में दिया है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ऑप्शन सी में दिया है कि न्यायपालिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, या ऑप्शन डी में दिया है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही है वह है ऑप्शन बी, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके बारे में आप जान लीजिए कि भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि कार्यपालिका सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदात्मक सरकार के निम्न में से कौन विशेषता नहीं है? तो जो विशेषता नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए में दिया है कि नाम मात्र का अध्यक्ष, ऑप्शन बी में दिया है कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल, ऑप्शन सी में दिया है व्यवस्थापिका व कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, और ऑप्शन डी में दिया है कि कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व। तो इसमें जो सही है वो बताना है, तो जो विशेषता नहीं है वो बताना है। तो बताइए कौन सा विशेषता नहीं है? तो ये है कि कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल। ऑप्शन बी सही है इसमें। संसदात्मक शासन वह शासन प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है। इस शासन में कानूनी रूप से मुख्य कार्यपालक केवल नाम मात्र का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से पृथक न होकर परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है। कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका का कार्यक्षेत्र अलग अलग निर्धारित रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये है इस सीरीज का अंतिम प्रश्न। तो ये प्रश्न कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।